इस बार महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एक और जहां महाविकास आघाड़ी और महायुति में कड़ी टक्कर देखी जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर इस चुनाव में अहेरी विधानसभा सीट को लेकर भी रोचक मुकाबले की संभावना जताई जा रही है और इस मुकाबले को लेकर जोरदार चर्चाएं भी हो रही है। राज्य के कैबिनेट मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम को इस बार उनकी बेटी ही सीधी टक्कर दे रही है। अपने पिता के खिलाफ चुनाव लड़ने को लेकर भाग्यश्री आत्राम हलगेकर का कहना है, ये एक विचारधारा की लड़ाई है, ना कि कोई पारिवारिक लड़ाई। उनका ये भी कहना है कि अगर वे इस क्षेत्र से चुनाव जीतती है तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिनका समाधान वे करेगी। वहीं भाग्यश्री आत्राम के राजनीतिक जीवन की शुरुआत को लेकर बात की जाए तो वे वर्ष 2010 से महाराष्ट्र की राजनीति में सक्रिय हुई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस की जिला अध्यक्ष रहते हुए भाग्यश्री आत्राम ने जिला परिषद चुनाव लड़ा और अध्यक्ष के रूप में चुनी गई और इसके बाद वे बांधकाम सभापति के रूप में भी सक्रिय रही और वर्तमान समय में सीनेट मेंबर है। अहेरी विधानसभा क्षेत्र में भाग्यश्री आत्राम की सक्रियता के चलते पिछले 2 साल से ये चर्चा थी कि इस बार वे चुनाव अवश्य लड़ेगी, लेकिन पिता के मैदान में उतरने की वजह से दोनों में मतभेद बढ़ते गए और वो शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस में शामिल हो गई और अब चुनाव मैदान में अपने पिता को टक्कर दे रही है। यहाँ के मुद्दों को लेकर, अपनी चुनावी रणनीति को लेकर भाग्यश्री आत्राम हलगेकर का क्या है कहना, चलिए देखते हैं इस खास इंटरव्यू में। नमस्कार, मैं सूर्य प्रकाश तिवारी, आप देख रहे हैं विश्वरक्षक हिंदुस्तान। अभी हम गढ़चिरौली जैसे क्षेत्र में हैं जो माओवाद प्रभावित कहा जाता है और काफ़ी पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ के अहेरी विधानसभा क्षेत्र से भाग्यश्री आत्राम खड़ी है जो कि राष्ट्रवादी पार्टी शरद गुट से हैं। आइए उनसे हम बात करते हैं, यहाँ के मुद्दे क्या है इस चुनाव में और क्या है। नमस्कार जी। नमस्कार। हमें ये बताइए, ये जो क्षेत्र है इसे काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है, ऐसा क्या कारण है कि इसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है? अभी तक आप देख ही रहे हैं कि इतना सब अपने क्षेत्र में फंडिंग आने के बाद भी आप रास्ते की व्यवस्था आप देख सकते हैं किस तरह है। अभी तक अपना नेशनल हाईवे अभी तक बना नहीं है और बाकी इंटीरियर गांव में भी रास्ते अभी तक हुए नहीं हैं, जो कि होना चाहिए था। तो ये सब आप उसी की वजह से लोगों की क्या मांगनी है, उनको अच्छे रास्ते चाहिए गांव-गांव में और उनकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो पूरे करना चाहिए। लेकिन ये नहीं होने के पीछे कारण क्या है? इसका विकास क्षेत्र का क्यों नहीं हो पाया, ऐसा आपको लगता है? देखिए, एक तो शुरुआत से मुझे ऐसा लगता है कि इंटीरियर गांव में जो नक्सल प्रभावित एरिया है उसमें थोड़ा सा काम करने के लिए अड़चन होती होंगी, लेकिन अभी ये 2-3 नहीं 4-5 सालों से आप देख रहे हैं कि बहुत से अभी पुलिस स्टेशन वगैरह हो गए, तो उसके बावजूद तो अभी काम होना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लोक प्रतिनिधि है उनके मन की इच्छा शक्ति होना चाहिए काम करने की। तो यहाँ कौन कौन से मुद्दे हैं जो सुलझाना, जिनकी समस्याएं सुलझाना अभी बाकी है, ऐसा आपको लगता है? सबसे पहला जो मुद्दा है बेरोज़गार का, जो पढ़े लिखे जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे रोज़गार मिल ही नहीं है और इसके लिए हमें लड़ना है। और महिला लोगों के लिए भी जो ये समस्या है रोज़गार की, जो उनकी इच्छा है कि यहाँ पे कुछ उनको छोटा मोटा गृह उद्योग जो है कुछ उनको मिले जिससे वो 2 पैसा कमा सके, ये यहाँ की जनता की है। और उनके गांव-गांव में रास्ते होना चाहिए, पानी, पीने की पानी, स्वच्छ पानी की सुविधा होना चाहिए। स्कूल जो है अपने शिक्षण के लिए स्कूल में टीचर्स की सुविधा होना चाहिए, अच्छे से टीचर पढ़ाने वाले होना चाहिए। और ख़ासकर आरोग्य के लिए जहाँ छोटे छोटे पीएचसी सेंटर है वहाँ पे जो डॉक्टर है और ये सब उपलब्ध होना चाहिए। राजनीति में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी कम है, तो ऐसे में आप राजनीति में आए तो क्या सोच के आए, क्या कारण रहा? एक तो मेरा राजकीय वारसा ही है जो बोलेंगे। आगे से आप मेरे दादा विश्वेश्वरराव महाराज, फिर हमारे बड़े पिताजी भी स्वर्गीय, ये जो भी है अभी आगे देख रहे हमारे मंत्री साहब हैं और उन्हीं की बेटी हूँ तो मैं, वो खून तो रहेगा ही, तो इसलिए इसी को लेते हुए और वही वारसन को चला मेरा आगे भी चलता रहेगा जब तक जब तक जान में जान है, लोगों की सेवा मैं करती रहूँगी और उनकी उम्मीदों में खरी उतरूँगी। ये जो है चुनाव, इसमें आप मुख्य प्रतिद्वंदी किसे मानती है, या फिर ये जो चुनाव हो रहा है ये क्या ये विचारधारा की लड़ाई है?
प्रतिद्वंदी मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि ये जो लड़ाई है, आप जो बोले विचारधारा की लड़ाई है। क्योंकि जो महायुति आघाड़ी जो है, उनकी विचारधारा पूरी बदल चुकी है। आम जनता, गांव-गांव की जनता बोल रही है। क्योंकि पहले हम अपने जो महायुति के उम्मीदवार थे, पहले इस तरह से बोलते नहीं थे। उनको है लोगों को टाइम देते थे, उनकी जनता के लिए टाइम था उनके पास। अभी देख रहे हैं कि उनकी भाषा बदल चुकी है। वो जो भाषा जो उनके साथ जो इर्द गिर्द लोग बोलते हैं, उनकी विचारधारा उसी टाइप से हो गई है। और ये महाविकास आघाड़ी की जो हमारे मंत्री और हमारे जो बोलेंगे नेता लोग हैं, वो शाहू फुले अम्बेडकर हमारी विचारधारा को लेकर हम चलने वाले लोग हैं। तो ये लड़ाई उसी की है। जीतने का दावा कर रहे हैं महायुति, तो ऐसे में महाविकास आघाड़ी की संभावनाएं कितनी हैं? देखिए, सभी लोग दावा करेंगे, जो खड़े हैं सभी करेंगे। यहाँ पे महायुति और महाविकास है, ये मेन है यहाँ पे। लेकिन सब लोग जो अपक्ष भी जो खड़े हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि हम निकल के आने वाले। वो क्यों कर रहे हैं पता नहीं, किस बात के लिए कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ तो हम खुद बोल रहे हैं कि हम लड़ेंगे, और महायुति वाले बोल रहे हैं कि हम यहाँ जीतने वाले, और महाविकास के हमारे कार्यकर्ता बोल रहे कि हमारी सीट निकलेगी। लड़ाई दोनों में है। और ये जो विचारधारा की लड़ाई है, जिसमें महाविकास आघाड़ी के हमारे जो सपोर्टर्स है और हमारी जनता है, महाविकास आघाड़ी को ही जीतेंगी, और ऊपर भी सरकार महाविकास आघाड़ी की निश्चित बनेगी, मुझे ऐसा लगता है। अभी आप पब्लिक में जा रही है, जनसभाएं हो रही है, तो लोगों का रिस्पांस किस तरह आ रहा है? आपको क्या लग रहा है लोगों का रिस्पांस देखकर? लोगों का रिस्पांस अच्छा है, क्योंकि थोड़े बहुत लोग हैं, थोड़े बहुत नहीं, बहुत से लोग हैं ना नाराज़ है। वो सामने आके जाहिर नहीं कर रहे अपने नाराज़गी, लेकिन पीछे से बहुत से लोग बोलते हैं, और अपने हमारे कार्यकर्ता लोगों से भी बातचीत होती है। और अंदर के जो इंटीरियर के लोग हैं, वो सामने नहीं आते हैं, लेकिन वो अपने मन में करके रखे, ठान के रखे कि सामने का हमारा उम्मीदवार कौन होगा, जो हमारे लिए काम करेगा, ऐसा व्यक्ति, जो हमारी जनता के लिए टाइम देने वाला व्यक्ति, और हमको साथ लेके चलने वाला व्यक्ति को वो सामने देख रहे हैं। जी, तो ये थी भाग्यश्री आत्राम, जो अपने चुनावी मुद्दों को बता रही थी। देखते रहिए विश्व रक्षक हिंदुस्तान।